नमस्कार दोस्तों, 11 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। पहली न्यूज, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल रिफ्लेक्ट इंडियाज एस्पिरेशंस, ये बोला है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, अभी रिसेंटली 10 दिसंबर को इनॉग्रेशन हुआ है, हमारे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन डाला गया है। ऑब्वियस सी बात है, कंस्ट्रक्शन अभी शुरू नहीं होगा, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल नहीं आ जाता, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है पार्लियामेंट की बिल्डिंग से रिलेटेड, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक भाई आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बट फाउंडेशन स्टोन की जो सेरेमनी है वो यहाँ पे हो गई है। इस सेरेमनी में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश और बहुत सारे और डिग्निटरीज यहाँ पे प्रेजेंट थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्या बोला? द न्यू बिल्डिंग विल बी द अमलगमेशन ऑफ न्यू एंड द एंशियंट एंड रिफ्लेक्ट्स ऑल्सो द स्पिरिट ऑफ फॉस्टरिंग चेंज इन वन सेल्फ अडेप्टिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अब रीजन क्या दे रही है हमारी यहाँ सरकार? सरकार बोल रही कि पिछले 100 सालों में ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी के लिए ऑपरेट कर रही है, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं, तोड़ ताड़ के इसको नया बनाया गया है। कभी कभी क्रैम्पिंग नजर आती है, मिनिस्ट्रीज से काफी दूर पड़ती है। इसीलिए एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग हम बना देंगे और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और सेक्रेटरीज और डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से इंटरकनेक्टेड होंगे। बीच में एक छोटी मेट्रो भी जोड़ी जाएगी, ताकि टाइम आने जाने का अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और पार्लियामेंट के बीच में कम हो जाएगा। तो जो ओवरऑल सालाना करोड़ों का खर्चा होता है चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाने में, उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। इसका जो एरिया होगा, एक तो शेप इसका ट्रायंगुलर है, ऐसा आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप है इसका। 64,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका। इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लाउंज तीनों है। अगर आप बात करो थीम, तो लोकसभा की इंटरनल थीम है पीकॉक की, जो नेशनल बर्ड है। राज्यसभा की इंटरनल थीम है लोटस की, जो नेशनल फ्लावर है। सेंट्रल लाउंज की जो थीम है वो बनियान ट्री की है, जो कि हमारा नेशनल ट्री है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को क्राउन कौन करेगा? तो भाई हमारा नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते ये क्राउन करेगा। लोकसभा में 888 लोगों की बैठने की जगह है, अभी की लोकसभा में 552 लोगों की बैठने की जगह है। राज्यसभा में 384 लोगों को बैठने की जगह है। उसके साथ साथ लोकसभा के हॉल में 1272 लोग बैठ सकते हैं, कि मान लीजिए आगे आने वाले समय में लोकसभा और राज्यसभा का कोई ज्वाइंट सेशन होता है तो उसके बैठने की भी जगह है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि हो सकता है 2031 के सेंसस के बाद नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा और राज्यसभा बढ़ाए जाएं, तो उस केस में भी जो नई पार्लियामेंट होगी वो बढ़े हुए मेंबर्स को सपोर्ट कर लेगी। ओके, वैसे तो दिसंबर में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होना था, पर सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा है, इसलिए अभी के लिए फिजिकल कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। आर्किटेक्ट कौन है? तो एचसीपी डिजाइन प्लानिंग और मैनेजमेंट। डेडलाइन क्या है कंप्लीशन की? अक्टूबर 2022 तक काम खत्म करना है, ताकि 75वें ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो विंटर सेशन है वो इसी नई पार्लियामेंट में हो। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वही हमेशा की बात है, वीडियो पर लाइक का बटन, अगर तब अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों को, जो भी नोन है, जो भी इस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं। इश्यूज इन न्यूज़ में तो मैं जो चीज़ें बनाता हूँ वो सबके ही काम की है, तो आप उस चीज़ को भी रिकमेंड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप इवनिंग डॉट्स पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको उस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेल्प पेज इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मिला है अवार्ड जिसका नाम है 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। देखिए, 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया एनजीओ हेल्प एज इंडिया को। एनजीओ हेल्प एज इंडिया को 2020 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि एनजीओ हेल्प एज इंडिया ने एक बहुत मेजर काम किया है एल्डरली पीपल को बचाने में, एल्डरली पीपल के इश्यूज को पॉइंट आउट करने में, एल्डरली पीपल की मदद करने में। ये जो यूएन पॉपुलेशन अवार्ड है, इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने बनाया था 1981 में। क्यों? ताकि पॉपुलेशन की फील्ड में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फील्ड में कुछ किया जा सके। यानी कि जो लोग पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फील्ड में काम कर रहे हैं उनको समय समय पे अवार्ड देके इंस्पायर किया जाएगा, और बाकी लोगों को भी इंस्पायर किया जाएगा कि आप अच्छा काम दो, आपको भी अवार्ड मिलेगा। तो एनजीओ हेल्प एज इंडिया को ये अवार्ड मिला है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। इंडिविजुअल कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है भूटान की क्वीन मदर ग्यालयुम सांगे 14 वांगचक को, 2020 का यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन नेशनल अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में, चूंकि इन्होंने सेक्सुअल हेल्थ और जेंडर वायलेंस के फील्ड में बहुत कुछ किया है। इस अवार्ड में गोल्ड मेडल मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, एक मॉनेटरी प्राइज मिलता है। इंडिया की बात की जाए
तो भैया पिछले 4 डेकेड से हेल्प एज इंडिया नाम का जो एनजीओ है वो इंडिया में काम कर रहा है। 20 स्टेट्स में इसका प्रेजेंस है। बहुत सारे प्रोग्राम्स ये ऑन ग्राउंड चलाते हैं, खासकर एल्डरली पीपल की मदद करते हैं ये लोग, उनके एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसमें भी, उनके हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स में भी, वो कैसे जिएंगे उनको पेंशन दिलाने में भी। इंडिया में 10.6 करोड़ एल्डरली पीपल हैं, तो कहीं ना कहीं एल्डरली पीपल को करने के लिए कुछ जरूरत है, मतलब एल्डरली पीपल के लिए काफी कुछ करना चाहिए, और उसमें एनजीओ हेल्प एज इंडिया काफी आगे है। ये जो कमेटी थी यूएन नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड की, जिसने सिलेक्शन किया, इसको चेयर किया था आयोन जिंगा ने, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रोमानिया के यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका इंपॉर्टेंट न्यूज, जनरल स्टडीज पेपर 1 में आपको काम आएगी। फिर एंथ्रेक्स की प्रॉब्लम आसाम में उभर रही है, और सिर्फ आसाम में अभी पहली प्रॉब्लम नहीं, इससे पहले भी उभरी है दोस्तों। देखिए, आसाम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आसाम के ईस्टर्न इलाके में आता है, वहां पे जॉयपुर रेन फॉरेस्ट के आसपास एंथ्रेक्स पाया गया, और उस एंथ्रेक्स ने 2 फीमेल एलिफेंट्स की जान ले ली। लगभग 1 हफ्ते पहले की न्यूज है। तो एंथ्रेक्स के चलते 1 हफ्ते पहले 2 फीमेल एलिफेंट्स की जान चली गई है। तो कहीं ना कहीं एलिफेंट्स और लाइव स्टॉक के अंदर एंथ्रेक्स पाया जा रहा है, इसलिए आसाम की सरकार ने ईस्टर्न डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक मैसिव स्केल पे वैक्सीनेशन लिया, जहां पे सारे लाइव स्टॉक्स को एंथ्रेक्स वैक्सीन दी जाएगी। और ऐसा नहीं कि ये पहला केस हुआ है आसाम में, इससे पहले भी 2 एशियाटिक वाटर बफेलोज की डेथ हुई थी पोबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि आसाम में ही अक्टूबर 2019 में। ये जो पोबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गुवाहाटी से 48 किलोमीटर ईस्ट में, इसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, क्योंकि पोबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ कुछ काजीरंगा पार्क जैसी ही नजर आती है। एंथ्रेक्स की बात की जाए तो ये किस लिए होता है? ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया अंदर इन्फेक्शन कर देता है ये, और इन्फेक्शन के चलते आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, ये जो 2 एलिफेंट्स रिसेंटली मरे हैं, इसमें एक 10 साल का बच्चा था, एक 20 साल का था। ओके, एंथ्रेक्स स्पोर्स को इंजेस्ट करने की वजह से ये मरे हैं। एंथ्रेक्स की बात की जाए तो ये इंडिया में एक एंडेमिक डिजीज है। एंडेमिक मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में पाई जाती है। तो ये जो एंथ्रेक्स डिजीज है, ये इंडिया में पाई जाती है। काफी हद तक इंसेक्ट्स ही ये डिजीज कॉज करते हैं। मेनली ये डिजीज एनिमल्स में होती है, बट एनिमल्स से इंसानों में आ सकती है। मतलब ये जो एंथ्रेक्स है, ये इंसानों को भी अफेक्ट कर सकता है। आसाम गवर्नमेंट रेगुलरली वैक्सीन बनाती है एंथ्रेक्स को फैलने से रोकने के लिए। लाइव स्टॉक में ये वैक्सीन दी जाती है। ह्यूमंस में क्या कभी एंथ्रेक्स ने इफेक्ट किया है? बिल्कुल किया है भाई। 30 लोगों की डेथ हुई थी आसाम में, जब आसाम की उदलगिरी डिस्ट्रिक्ट में 1990s में उस कैटल के मीट को खा लिया लोगों ने, जो ऑलरेडी एंथ्रेक्स से मर चुका था। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी एक ऐसे जानवर के टच में आते हो जो एंथ्रेक्स से अफेक्टेड है, तो आप भी अफेक्ट हो सकते हो। तो अक्टूबर 2019 में पोबिटोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कुछ 2 वाइल्ड बफेलोज की जान की, और ऐसा बोला गया है कि वेस्ट बंगाल के जल्दापारा नेशनल पार्क में 5 राइनोसेरोरस की जान भी इस एंथ्रेक्स की वजह से गई है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बीमारी बनकर हमारे सामने आ रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भाई एक अनडायग्नोस्ड इलनेस निकल के आ रही है एलुरु नाम की जगह पे। एलुरु नाम की जगह आंध्र प्रदेश में है। 13 केसेस नए निकल के आए हैं। टोटल 600 लोगों को एक अनडायग्नोस्ड इलनेस हो गई है एलुरु में। 1 पर्सन की मृत्यु भी हो गई है। ओके, और बहुत सारे वुमेन चिल्ड्रन भी अफेक्टेड हैं। ये लोग गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए गए एलुरु आंध्र प्रदेश में। अभी तो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ये पता ही नहीं कर पाए कि ये जो इलनेस है ये है क्या। ओके, 600 से ज्यादा लोग यहाँ पे अफेक्ट हो चुके हैं। कंक्लूसिवली ये पता ही नहीं कर पाया है गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अभी एलुरु में कि ये बीमारी हो क्यों रही है। फिर डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम एम्स, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ये यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सारे सिम्टम्स को स्टडी कर रहे हैं। दिसंबर 11 इवनिंग तक सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो प्रिलिमिनरी कॉज बताया जा रहा है वो ये है कि शायद निकल और लेड पॉइजनिंग की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। भगवान करे कि भाई ये कोई बड़ी बीमारी ना हो, ज्यादा फैले ना। अब तो केसेस काफी कम हो गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली निकल और लेड की पॉइजनिंग की वजह से ये चीजें हुई हैं। तो नई नई खबरें सुनने में आती रहती हैं। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन किस हद तक हो गया है ये हमें नजर आ रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भाई ब्रेक्जिट की बात कर चल रही है। 31 जनवरी को ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया। ठीक है, 1 मिनट सॉरी, 31 जनवरी को ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया, और इस साल के एंड तक यानी 31 दिसंबर तक
एक ट्रेड डील साइन करनी थी कि जब ब्रिटेन पूरी तरीके से ईयू से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा। अभी के लिए ब्रेग्जिट हो चुका है, ब्रिटेन ऑफिशियली ईयू से बाहर निकल चुका है, लेकिन इकोनॉमिकली ब्रिटेन अभी भी यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भी सामान ब्रिटेन के अंदर आता है उसके ऊपर वही कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती है जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज लगाती हैं। तो इस चीज को डिसाइड करना था 31 दिसंबर तक, यानी 31 दिसंबर तक सारी मॉडलिटीज को फाइनलाइज करना था कि एक बार ब्रिटेन ने अगर यूरोप को छोड़ दिया तो किस हिसाब से ट्रेड होगा, किस हिसाब से लोगों का मूवमेंट होगा। और इसके लिए मीटिंग भी हुई है। तो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूके प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन, ये लोग 3 आवर की डिनर मीटिंग में मिले और मीटिंग के बाद कुछ चीजें पता ही नहीं चल पा रही हैं। एक्चुअली में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये पॉइंट्स है फिशिंग राइट्स को लेके, फेयर कंपटीशन रूल्स को लेके, गवर्नेंस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट्स को लेके। अब मेजर इशू यहां पे ये निकल के आ रहा है कि 31 दिसंबर तक अगर ब्रिटेन और ईयू के बीच में कोई डील नहीं होती है और उसके बाद एकदम से एक झटके में ब्रिटेन अगर यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर टैरिफ बैरियर्स ब्रिटेन के अलग हो जाएंगे, यूरोपियन यूनियन के अलग हो जाएंगे। और ऐसा बोला जा रहा है कि एकदम से ब्रिटेन की इकोनॉमी को ज्यादा झटका लगेगा, यूरोप की इकोनॉमी को उतना झटका नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ट्रेड तो यूरोपियन यूनियन के साथ ही होता है। अब इश्यूज क्या हैं? इश्यूज ये हैं, देखिए, यूरोपियन यूनियन को यह लगता है कि अगर ब्रिटेन अलग हो जाता है तो ब्रिटेन अपने सोशल स्टैंडर्ड्स को, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को गिरा देगा, यूके इंडस्ट्रीज को ज्यादा पैसा खत्म करेगा यूके इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, यानी कि यूके एक ऐसा मार्केट हो जाएगा जहां पे रिलैक्स्ड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होंगे, सोशल स्टैंडर्ड्स होंगे। वहीं पे यूरोपियन यूनियन एक ऐसा मार्केट होगा जहां पे इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हाई हैं। तो यूरोप के दरवाजे पे इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री होगी जहां पे रिलैक्स्ड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होंगे, तो ओवरऑल ब्रिटेन ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और यूरोपियन यूनियन को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन से क्या बोल रहा है कि आप अपने इन्वायरमेंटल और सोशल स्टैंडर्ड्स को हाई रखेंगे। ब्रिटेन बोल रहा है हमें मत बताओ, हम अपने हिसाब से रखेंगे। ठीक है। दूसरी बात यहां पे क्या बोला जा रहा है, यूके गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भैया ब्रेग्जिट करना जरूरी है, ये यूरोपियन यूनियन वाले अपने हिसाब से हमको चला रहे हैं, हम सोवरेनिटी के साथ कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, इसलिए ब्रेग्जिट करना जरूरी है। तो ये सब बातें दोस्तों यहां पे बोली जा रही हैं। यूरोपियन यूनियन को यह बोलना है कि हमें स्ट्रिक्ट लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है, मतलब कि जो यूरोप में कंपनीज के साथ जिस प्रकार का आप कह सकते हो रेगुलेशन होता था, यूरोप में कंपनीज के साथ जिस प्रकार के प्रिंसिपल्स थे, जिस प्रकार के रेगुलेशंस थे, जिस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस थे, वैसे रिस्ट्रिक्शंस ब्रिटेन में होने चाहिए। ब्रिटेन बोल रहा है हम क्यों रखें भाई, हमने तो ब्रेग्जिट छोड़ा ही इसलिए है कि हम अपने हिसाब से काम कर सकें, और तुम उसके बावजूद हमारे कामों में इंटरफेयर कर रहे हो, तो ये नहीं चल पाएगा। ये आपको इंग्लैंड का नक्शा दिख रहा है, इस तरफ पे आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि एक अलग कंट्री है। नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का ही पार्ट है। ओके, पूरा इशू है, जनरल स्टडीज पेपर में चीज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं, एक रीसेंट न्यूज निकल के आई है, श्रीलंका में एक प्रिजन में कुछ रियॉट्स हो गए। श्रीलंका में एक महारा प्रिजन है, वहां पे कुछ दंगे टाइप के भड़क गए, और इससे इस बात पे लोगों का ध्यान गया कि भाई कहीं ना कहीं ओवरऑल जो जेलों की हालत है श्रीलंका में बहुत खराब है। ये महारा प्रिजन अगर आप देखो दोस्तों, तो कोलंबो के ईस्ट में समवेयर हेयर कुछ यहां पे है आपका ये महारा प्रिजन, जहां पे मैंने अपने कर्सर से ग्रीन मार्क किया। ये श्रीलंका का पूरा नक्शा है। तो 29 नवंबर को एक रायट हुआ महारा प्रिजन में और 11 इनमेट्स की जान चली गई। खास बात दोस्तों ये थी कि इन 11 में से 8 को कोविड-19 था। तो ये बोला जा रहा है कि श्रीलंका के प्रिजन्स में कोविड-19 बहुत तेजी से फैला है, और ये जो प्रिजन्स हैं ये जरूर से ज्यादा भरे हुए हैं। तो जो लोग कोविड-19 से अफेक्टेड नहीं है उन प्रिजनर्स को डर लग रहा है कि कहीं हमें कोविड-19 ना हो जाए। हालत बहुत खराब है प्रिजन्स में, खाने रहने की जो बेसिक फैसिलिटीज है बहुत गंदी हैं। तो लोगों को गुस्सा आ गया, सेल्स इतने क्राउडेड थे। पिछले कुछ हफ्तों में सुनने में आ रहा है कि लोगों ने भागने की भी कोशिश की है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए प्रिजन के अंदर। तो प्रिजन्स की हालत एक्चुअली में बहुत ज्यादा खराब है। महारा प्रिजन में 187 लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, और उसके बावजूद भी जो बाकी लोग हैं जिनको कोविड-19 नहीं है, उनकी फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। तो उनको डर लग रहा है कि उनको भी कोविड-19 हो सकता है। तो एक समय ऐसा आया कि जब इन प्रिजनर्स के अंदर का गुस्सा भड़का और इन्होंने बिल्कुल ही बवाल कर दिया। दो प्रिजन वार्डन्स को इन्होंने हॉस्टेज ले लिया, भागने की कोशिश की। जब भागने की कोशिश की तो फोर्सेस ने गोली चला दी, 11 लोगों की जानें चली गई, 11 में से 8 लोग कोविड-19 पॉजिटिव थे। कहीं ना कहीं श्रीलंका में जो प्रिजन्स की ओवरक्राउडिंग की पॉलिसी, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये नारकोटिक्स के साथ जुड़ी हुई है।
क्या होता है कि श्रीलंका में ड्रग्स के चलते बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर 2019 में ही श्रीलंका में 18,000 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया नारकोटिक्स चार्जेस पे और जेल में ठूस दिया गया। तो बहुत सारे लोगों पे ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस चल रहे हैं, इसलिए वो जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बाद उनके हालात बहुत खराब हैं, इसलिए इस प्रकार के राइट्स पहले भी देखने को मिले हैं। ओके, और पहले भी बहुत भागने की कोशिश की है प्रिजनर्स ने यहाँ पे। जनरल स्टडीज पेपर में ये चीज आपको काम आएगी। तो न्यूज यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्वाइन कर लीजिए अगर सही लगे तो। गुड बाय।